दोस्तों देखिए, झंडा ट्राई कलर झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये देखिए, भारतीय तिरंगा झंडा लहराता हुआ शान से लहरा रहा। देखिए दोस्तों, और इस समय मैं ढालपुर में हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2 तारीख से 2 अक्टूबर से दशहरा शुरू होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो यहाँ दशहरे की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चली है। एक कैनोपीज लगाई जा रही हैं यहाँ। यह फॉरेस्ट ग्राउंड है और उससे नीचे 2 और ग्राउंड हैं यहाँ। तो और जो ये वाला ग्राउंड है जहाँ झंडा ऊंचा रहे हमारा लगा हुआ है, ये रथ ग्राउंड है। और इसके साथ जो बिल्डिंग देख रहे हो अटल सदन है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, तैयारियां शुरू हैं और 2 तारीख को विजयदशमी के दिन यहाँ दशहरे का उद्घाटन होगा। उद्घाटन समारोह पर हिज एक्सीलेंसी गवर्नर हिमाचल प्रदेश आते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय जो उत्सव है, मेला है, उसका उद्घाटन करते हैं और उसके बाद ये मेला शुरू हो जाता है। 7 दिन मेला चलता है और जो आखिरी दिन है उस दिन माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश इसका समागम करते हैं। इसको मेले का क्लोज़र होता है और उसके बाद भी 10-15 दिन मेला और चलता रहता है। खरीद फरोख्त लोग करते हैं, गांव से आते हैं और बाहर से व्यापारी आते हैं, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें आती हैं। तो और एक मनोरंजन का भी साधन हो जाता है। रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स। और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग ज़िलों से कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ पेश करते हैं। पहले तो बाहर से भी कलाकार आया करते थे, शायद इस बार नहीं आएंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये जो भारी बारिश हुई है उससे काफ़ी नुकसान हुआ जान माल का। तो शायद बाहर के कलाकार नहीं बुलाए हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैं पूर्णतः आश्वस्त नहीं हूँ इस बारे में। अदरवाइज़ यहाँ पर भिन्न भिन्न देशों के कलाकार भी आया करते थे, अपनी प्रस्तुतियाँ पेश करते थे और पूरा इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक मेला है उसके स्वरूप में ये ढल जाता था। अब ये देखिए, पूरे 2 तारीख तक यहाँ दुकानें सज जाएंगी और ये सारे जो कैनोपीज में बिक चुकी हैं, ये जो स्लॉट्स हैं लॉट, इनका ऑक्शन हो चुकी है और अभी इसमें ज़्यादा हलचल नहीं है। यहाँ सामान्य गतिविधियाँ हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों समय बीता जाएगा, मैं आपको अवगत कराता रहूँगा कि क्या क्या गतिविधियाँ चली हैं, किस प्रकार से तैयारियाँ हैं यहाँ और किस प्रकार से यह वाला जो 2025 का दशहरा है दूसरे सालों के दशहरे से भिन्न होगा। क्योंकि कोशिश यहाँ हमेशा ही रखते हैं कि इसका स्वरूप को और अच्छा किया जाए, कुछ और अलग किया जाए। तो जैसे कैनोपीज का कंसेप्ट है भी 2-3 साल से चला है। पहले यहाँ टिन शेड जो लगते, जैसे यहाँ लगा हुआ दोस्तों, इस प्रकार के शेड्स बनते थे, लेकिन अब इन कैनोपी से इसमें सुंदरता बहुत आ गई है। तो जैसे जैसे समय बदलता है टेक्निक्स भी बदलती है। और अब ये देखिए, पूरा इनका फ्रेम वर्क होता है, फ्रेम है और फ्रेम पर ये जो तरपाल या जो भी सब्सटेंस है उसको लगा दिया जाता है और आपकी कैनोपी तैयार हो जाती है। तो इसमें कोई साफ़ सुथरा काम है, कोई ज़्यादा जैसे मेखें लगती हैं कोई दूसरा वैसा नहीं लगता है, बस पेच और फ्रेम वर्क ही है। एरियल व्यू में बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, सामने का एरिया सुल्तानपुर एरिया है और ये जो सामने वैली देख रहे हैं खराल वैली है। बिजली महादेव भी इसी पर्वत, इसी वैली में, इसी घाटी में स्थित है। और जो वो वाला पोर्शन देख रहे हैं जैसे मीडो जैसा दिख रहा है, वो मोंटी नाग है दोस्तों।
बहुत ही पवित्र स्थान है। तो वहाँ जाने के लिए 3-4 घंटे का पैदल ट्रैक है। मैं जाया हूँ वहाँ कोई आज से 4-5 साल पहले, और रास्ता वहाँ बहुत ही डाइसी है, आदमी भटक सकता है अगर उसको पता ना हो। उन्होंने मार्क्स तो लगाए हैं, एरोज लगाए हैं, लेकिन फिर भी आदमी भटक सकता है। तो हम भी जब गए थे तो 1-2 स्थान पर भटक गए थे, लेकिन फिर उसका जो डायरेक्शन थी कि कहाँ माउंटेन आग की डायरेक्शन है, उसको देखते हुए फिर हम वहाँ पहुँच गए थे। बड़ी रमणीक स्थान है, बहुत अच्छे मीडोज हैं वहाँ। तो दोस्तों, आने वाले चंद दिनों में मैं आपको हर चीज़ से अवगत कराता रहूँगा, और जब दशहरा फेस्टिवल शुरू होगा तब यहाँ जो एक अलौकिक दृश्य बनेगा उसको मैं दिखाऊंगा। और मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि ये जो हट सी बनी है, झंडे के पीछे आप देख रहे हैं छत वाली, उसमें रथ रखा जाता है, और शाम के 4-4:30 बजे रथ यात्रा शुरू हो जाती है। रथ को खींचा जाता है, श्रद्धालु खींचते हैं। और दोस्तों, ऊपर वाला जो पहाड़ है यहाँ से नहीं दिख रहा है, वहाँ से भेखली माता का जो माता का जब इशारा होता है तो रथ को खींचना शुरू कर देते हैं, और ये जो दशहरा फेस्टिवल है इसका विधिवत शुभारंभ हो जाता है। ये देखिए, जो गवर्नर साहब है, जो यहाँ प्रदर्शनी लगेंगी या कोई दूसरे फंक्शंस होते हैं उनका उद्घाटन करते हैं, लेकिन जो दशहरे का रथ का जो किस समय चलना है तो ऊपर माता भेखली के वहाँ से इशारा होता है, और फिर रथ को लोग खींचना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए, फिर रघुनाथ जी का शिविर है, परमानंद शिविर है, वहाँ रघुनाथ जी को रखा जाता है, और पूरे 7 दिन वहीं रहते हैं और लोग उनके दर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला कुल्लू जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको दोस्तों, यह रथ ग्राउंड है। देखिए, इसमें भगवान रघुनाथ जी का रथ रखा गया है, और यहाँ से जब 2 तारीख को रथ निकाला जाएगा, उस पर जो भगवान रघुनाथ जी की जो मूर्ति है, आइडल है, उसको सजाया जाएगा, और यहाँ से फिर लोग उस रथ को खींचेंगे, और जो रघुनाथ जी का शिविर है वहाँ पर उसको खींच कर ले जाएंगे, वहाँ विराजमान होगा। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि वो जो पहाड़ी है ऊपर, भेखली माता का मंदिर उस पहाड़ी पर है, और जब ये यात्रा शुरू होती है, रथ की यात्रा शुरू होती है, तो ऊपर से इशारा करते हैं भेखली माता, और तब जो ये दशहरा फेस्टिवल है ये शुरू हो जाता है आध्यात्मिक तौर पर, और 7 दिन रहता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भेखली माता जी है वो इस दशहरे में शरीक नहीं करती हैं, उपस्थित नहीं होती हैं, और उनका एक मोहरा आता है, वहाँ से एक कटोरी सी आती है, वो उनका प्रतिनिधित्व करती है। देखिए दोस्तों, ये दशहरा ग्राउंड है, हरा भरा ग्राउंड है। देखो, इसमें एक्टिविटी लोग खेल रहे हैं। ये देखिए, महिलाएं बैठी हैं, आराम कर रहे हैं, और ये देखिए मंदिर है, ये गौरी देवता जी का मंदिर है। ये बहुत पुराना ये शहर है, राजाओं के समय से। जो राजाओं का महल है वो सुल्तानपुर में है, वो यहाँ से शायद नहीं दिख रहा है। तो अब जब दशहरा शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रथ को सजाया जाएगा, किस प्रकार से उसको खींचा जाएगा। दोस्तों देखिए, इसमें दशहरे की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये देखो, कैनोपीज बन रही हैं। तो यहाँ मुझे के सहवान में मिर्ची मसाला पर आया हूँ, और ये परिसर अब इन्होंने तैयार कर रहे हैं मिर्ची मसाला का, और 2 तारीख से पहले इन्होंने पूरा इसको रेस्टोरेंट बना देना। एक्सटेंशन है इसकी मिर्ची मसाले की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। सौरभ जी, ये बताइए कि ये जो कुल्लू है ये घाटियों का ज़िला है,
जी तो जी मेरे दर्शकों को बताइए किस घाटी से आपका ताल्लुक है? जी, मेरा ताल्लुक पार्वती घाटी से है। अच्छा, जी मणिकर्ण से क्या कह जी रहे हैं? जी, पार्वती मणिकरण दोस्तों, जी पार्वती घाटी, कई घाटियां यहाँ, लग वैली है, अपर वैली है, पार्वती घाटी है, तीर्थन वैली है। तो सौरभ जी का जो ताल्लुक है पार्वती घाटी से है और यहाँ मणि, तो आपके घर मणिकर्ण में है सर? नहीं, मेरा घर टिपरी से है। टिपरी से है। जी तो सौरभ जी मेरे दर्शकों को बताइए, जिस प्रकार भारी यहाँ आपके बारिश पड़ी है जी और व्यापक हिमाचल में नुकसान हुआ है, तो जो आपका टिपरी गांव है या जो मणिकर्ण वैली है या फिर पार्वती वैली है, वहाँ नुकसान हुआ, कितना हुआ, जान माल का हुआ या किस प्रकार से, मेरे दर्शकों को बताइए। जी, देखिए अब नुकसान तो शायद बहुत ज़्यादा हुआ, जिसका हम आंकलन नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब आप भी जाएंगे, रिपोर्ट लेंगे, तो आपकी भी कई जगह तो रूह कांप जाएगी। कई लोग जो है बेघर हो गए हैं, है ना जी। रोड जो है अभी तक चालू नहीं हुए, अभी भी लोग जो है कई कई किलोमीटर पैदल चल के जो है शहरों की ओर आ रहे हैं। उसी तरह से ना किसी, हर जगह हॉस्पिटल की सुविधा भी लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। तो जो मौसम ऐसे तो हर जगह है, लेकिन हर जगह कनेक्टिविटी तो अभी चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारी पार्वती घाटी जो है अभी भी कुछ चीज़ों से जो है दूर है। तो कई चीज़, जैसे गाड़ियाँ भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, ना ही बसें चल रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है अभी पार्वती घाटी हमारी बहुत पीछे है। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने बोला कि नुकसान इतना व्यापक हुआ है कि उसका आंकलन करना बड़ा मुश्किल है, और ये बिल्कुल ठीक बताया। मैं भी धरातल पर जाता हूँ। कल मैं नाऊ गया हुआ था, तो जब नाऊ में गया जी तो सड़क का कोई, वहाँ से जो नेशनल हाईवे से जो 4 लेन से जो नाऊ गांव है तो 7-8 किलोमीटर है। तो 7-8 किलोमीटर की ऑलमोस्ट 90% जो रास्ता है, जो सड़क है, वहाँ भूस्खलन हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कईयों के घर उजड़ गए हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। तो इन्होंने ठीक बताया कि इस चीज़ का आंकलन करना बड़ा कठिन है। ये तो अगर मान लो 100 आदमी को नुकसान हुआ है, तो केवल 2-3 आदमियों का, जिनका बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, वही उजागर होगा, और बाकी तो लोग उसको अपने लेवल पर ही वो करेंगे। तो जब बाहर से भी हमारी टीमें आती हैं, सेंटर से भी आती है, तो उनको भी वही जगह दिखाई जाती है कि जहाँ भारी नुकसान होता है। तो जो छोटे छोटे नुकसान वाले, जिसका किसका खेत बह गया, पेड़ 10-12 फलदार चले गए, तो उसका कोई भी उसको नहीं गिनता है। तो ये जो नुकसान है बहुत ही ज़्यादा, इसका अगर वो किया जाए तो रूह कांप जाएगी, जैसे इन्होंने बताया। तो चलो, जो भी है, भगवान की हर आदेश को हमारे को मानना पड़ेगा। अब सौरभ जी बताइए कि जैसे दशहरा फेस्टिवल है, जी ये 2 से शुरू होने वाला है। जी जी तो जैसे कोई बता रहे थे कि कुछ जो यहाँ के राजा जगत सिंह जी थे, जी, कोई श्राप था, इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? मालूम तो है। चलो, कहानी तो वैसे मेरे ही गांव से जुड़ी है। हाँ, मैं तभी भी आप, उसी गांव से बिलोंग करता हूँ। कौन था नाम ब्राह्मण उसका? दामोदर दास था? दुर्गादत्त दुर्गा दत्त, हाँ जी, हाँ हाँ। पंडित दुर्गादत्त जी उनका नाम था। तो उस टाइम जो है 60 की बात होगी। 1660 से 67 तक, उस टाइम राजा जगत सिंह जी का जो है यहाँ पर साम्राज्य हुआ करता था। तो वो यहाँ पर राज करते थे। तो उस टाइम जो है वो पैदल यात्रा करते थे मणिकरण घाटी की ओर। तो उस टाइम जो सूचे मोती होते थे, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। तो जब वो मणिकरण जा रहे थे, तो उन तक जो है कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि जो है टिपरी गांव में जो है मणिकरण जब आप जाएंगे, तो भुंतर से 10 किलोमीटर आगे जो है एक नदी के पल्ली साइड एक गांव आता है, तो उसका नाम टिपरी है, जहाँ का मैं भी निवासी हूँ। तो वहाँ पर जो है एक ब्राह्मण है दुर्गादत्त शर्मा। तो उनके वहाँ जो है एक हम पोथा बोलते हैं, जैसे शेर जो होता है, तो वो जो है एक शेर जो है सुचे मोती है। तो जब जगत सिंह जी तक ये खबर पहुंची, तो उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्रियों को भेज के कहा कि अभी मैं मणिकरण की यात्रा पर जा रहा हूं, तो जब मैं वापसी आऊंगा तो आप जो है दुर्गादत्त जी को बोल देना कि जो सुचे मोती है वो जो है राजा को दे दिए जाएं। तो दुर्गादत्त जी के वहां तो था नहीं कुछ भी, वो तो एक गरीब घर के इंसान थे। घर में फैमिली बहुत बड़ी थी, और उस टाइम तो पशुपालन पर ही जो है ज्यादा लोगों का जीवन जो था उस पर चलता था उस पर। तो जब गए तो मंत्रियों, राजा साहब चले गए मणिकरण। तो जब वापसी हुई तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो 4-5 किलोमीटर पीछे पहुंचे, तो उनके सैनिक आगे चल दिए। दुर्गादत्त जी के वहाँ की राज साहब आ रहे हैं, तो जो आपके वहाँ भी जितने भी सूचे मोती है, तो वो जो है राजा को प्रदान करे। तो उसने क्या किया, जो हमारे गांव के ब्राह्मण थे, उस टाइम कोठियां होती थी, अब तो चलो
पक्के मकान बनने लगे ना, उस टाइम लकड़ियों की कोठी होती थी। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी जानवर थे वो अपनी कोठी में बंद किए। जैसे नीचे नीचे पहले जानवर रहते थे, उसके ऊपर खुद इंसान जी, रहते जी, थे। जी। तो उन्होंने परिवार को भी वहां पर बंद किया और जितने भी पशु थे वो भी उसमें, और खुद जो है छत के ऊपर चढ़ गए। तो जैसे ही राजा जी वहां से गुजरे तो उन्होंने क्या किया था कि उस घर को जो है नीचे से आग लगा दी थी। और उस टाइम जो है घास वगैरह भी उन्हीं कोठियों में रखा जाता था, लकड़ी घास जो भी था। तो उन्होंने जो है छत के ऊपर जो है अपना मांस छीलना शुरू किया और साथ में कहा कि ये ले राजे सुच्चे मोती, क्योंकि उनके था नहीं और डर जो है राजा का बहुत ज्यादा होता था उस टाइम। तो उन्होंने जो है राजे के डर से जो वहां पर आत्महत्या की। उनकी के लिए नहीं, उनके परिवार जो था, जो गौ हत्या वहां हुई, जो भी पशु वहां पर जले, तो सारा श्राप जो है बाद में जगत सिंह जी के ऊपर दिखने लगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि जो बात मैंने किताबों में पढ़ी थी। टिपरी गांव बताया आपने जी, टिपरी। तो वो जो टिपरी गांव है, ये जो हमारे आज यहाँ सबान खड़े हैं, ये टिपरी गांव के ही हैं जहाँ के दुर्गादास थे। तो दुर्गादास ब्राह्मण थे। तो जैसे इन्हें बताया सुच्चे मोती राजा ने बोला कि मेरे को दे दीजिए, उसके पास थे नहीं। और डर के मारे जब उसके सैनिक गए तो उसने आत्मदेह कर दिया परिवार के साथ, गौ जो उसके जानवर जो अपने पशु भी थे उनके साथ कर दिया। और तब से राजा जी को श्राप लगा। अच्छा सर, उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद जो है जब धीरे धीरे उनके ऊपर जो है कुष्ठ रोग जो था राजा जी को हुआ, तो वो कई जगह गए दवाई का इलाज कराने के, कई लोगों के वहां गए। तो एक बाबा हुआ करते थे, मेरे को उनका नाम तो नहीं याद। तो उन्होंने बताया कि आपको जो है इस चीज का जो है कुष्ठ रोग निकला हुआ है, क्योंकि आप जो है श्राप के भोगी बन गए हैं। तो उसके बाद जो उनके वहां एक मंत्री हुआ करता था दामोदर दास, तो उन्होंने कहा कि तू जा, और बाबा जी ने उनको उपाय बताया कि आप जो है अयोध्या जाइए और वहां से जो है जो श्री राम जी ने अयोध्या जो महायज्ञ हुआ था, जो जी अश्वमेघ यज्ञ जो हुआ था, उसमें जो है श्री राम जी ने जो है खुद अपने हाथों से जो है अष्टधातु की जो मूर्तियां बनाई हुई थी उनको लेके आओ। तो उनको जो है यहाँ पर राजगद्दी पर जो है आप बिठाओ और अपना जो राजपाट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है फिर दामोदर दास जी को उन्होंने नीचे भेजा अयोध्या। तो उन्होंने वहां पर ऐसे कई साल उन्होंने भी बिताए, कुछ शायद 5-6 कुछ वर्ष उन्होंने नीचे बिताए, क्योंकि उन्होंने जो है वहां पर देखा कि श्री राम जी की पूजा किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से जो उनको नहलाया जाता है, किस तरीके से उनका पहनावा किया जाता है। तो वो चीजें जो है दामोदर दास जी ने सीखी। तो उसके बाद जब वो वहां से उन्होंने एक दिन मूर्तियां चुरा के लेके आ रहे थे, तो अयोध्या वासियों को पता लगा कि भाई मूर्तियां जो है चोरी हो गई है। तो ऐसे ऐसे दामोदर जी ने चुराई है। तो उन्होंने क्या किया, उनका पीछा किया। रास्ते में दामोदर जी को पकड़ा गया। तो फिर दामोदर जी ने उनको अपनी चिंता बताई कि ऐसे ऐसे जो है हमारे राजा जगत सिंह जी है, उनको ऐसे ऐसी जो है कुष्ठ रोग हो गया है, तो मैं उसके लिए ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप ये वापस लेना चाहते हैं तो ले जाइए। उन्होंने वो मूर्ति जो है वहां पर धरती के ऊपर रखी। तो उन्होंने कहा कि आप उठाइए और ले जाइए। लेकिन क्या हुआ कि जो वहां के लोग थे उनके द्वारा जो मूर्तियां है वो नहीं उठी जमीन से। तो इसलिए उन लोगों ने भी ये चीज समझी कि शायद वहां पर जो है श्री राम जी की ज्यादा जरूरत है। इसलिए जो है उन्होंने नीचे से दामोदर दास जी का जो है विदाई दे दी। और जब यहाँ पहुंचे तो उस जो है यहाँ पर राम जी के स्वागत में जो है 365 देवी देवता आए। उस टाइम फिर यहाँ भी यज्ञ किया गया। तो राजा जी को जो है रघुनाथ जी को जो है वहां पर राजा का स्थान दिया गया, यहाँ हमारे सुल्तानपुर में। और उस दिन जो है राजा जी ने अपनी गद्दी छोड़ी। उसके बाद वो जो है खुद छड़ीदार बन गए और जो है गद्दी पर जो है रघुनाथ जी को बिठाया गया। देखिए दोस्तों, सौरभ जी ने कितनी वृतांत में कहानी बता दी है कि किस प्रकार से दामोदर दास वहाँ गए, किस प्रकार से वहाँ रहे, घुल मिल गए पंथों के बीच में, और किस प्रकार से उन्होंने चोरी की उसको। उनकी जो इंटेंशन थी कोई ऐसी बुरी नहीं थी, यही था कि राजा का हुक्म था जो उनका कोर्ट से मुक्त करना था, जो उनको रोग हुआ था। तो जब वहाँ के योद्धा वासियों को लगा पीछा किया, तो लेकिन जब वो वापस ले जाने लगे तो उनसे उठाई नहीं गई। तो देखो प्रत्यक्ष रूप से ये जो मूर्ति है श्री राम जी का वास यहाँ सुल्तानपुर में हुआ और गद्दी पर उनको विराजमान किया गया। और तभी से आज तक जो आज चलो अब तो डेमोक्रेसी आ गई है, उसके बाद जो राजपाट चला वो श्री रघुनाथ जी के नाम से चला और जो राजा थे उसके छड़ीदार बन गए। अच्छा सर, अब ये मेरे को बताएंगे आप, ये प्रथा कब से शुरू हुई? ये जो दशहरा की है
जी, ये कब से शुरू हुआ? ये तो उसी टाइम से मतलब दोस्तों ये बता रहे हैं जी। सौरभ कि 1660 की बात है, 1660 या 1662 से जी, ये जी। शुरू हो गया था। लगभग और 1672 से जो है कुल्लू दशहरा जो है निरंतर रूप से जो है हाँ, चला ये आ रहा बता रहे है। हैं कि जी, 1672 से निरंतर रूप से है। तो उस समय सर जैसे पहले देवी देवता जो थे, अब तो जैसे कई बार 300 भी आते हैं, 280 भी आते जी, हैं। जी। तो जैसे स्वागत के लिए तो आपने बताया था कि 300 कितने 85 365। 365 देवता आ गए जी, थे। तो उसके बाद आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो अभी 28 तो 28। आपने भी अपने बचपन काल से और इस दशहरे को रूप स्वरूप बदलते हुए देखा होगा। जी। पहले वाले दशहरे और आज के दशहरे में क्या मतलब कि आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या फर्क नजर आ रहा है? अंतर तो कुछ नहीं है, वैसा ही है। थोड़ा सा बदलाव जो है वक्त के साथ हर चीज में बदलाव आता है, वैसा ही थोड़ा कुल्लू दशहरे में भी हुआ है। हाँ, पहले जो है ऐसा नहीं है, जो देव नीति पहले भी चलती थी वो आज भी वैसी ही चल रही है। हाँ, लेकिन कुछ एक चीजों में जो है बदलाव किया गया है, जैसे आपकी दुकानें हुई, हाँ, जो एक लोगों को खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए चीजें है, वो इस 2-4 सालों में हमारे को जो है देखने में मिल अच्छा, रही है। जिससे क्या है, लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं कुल्लू दशहरे की ओर, और जिससे कि यहाँ व्यापार में भी बढ़ावा हो रहा है, टूरिज्म में भी हमारा बढ़ावा हो रहा है। और जो है, जो एक नाम का हमारा कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा होता था, लेकिन आज वो नजर आता है कि नहीं, ये सही में जो है कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है। सर मैं ये भी बताएंगे आप कि जैसे पहले शायद मेरे को, जैसे मेरी जाते नॉलेज आ रही है, जी, जैसा जी। मेरा है, पहले एक स्टेट लेवल का ये मेला था, जी, है ना? तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो कब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला, नहीं पता इसके बारे में। जी, नहीं अच्छा, इसके बारे में पता तो नहीं। दोस्तों पहले जो था राज्य स्तरीय था मेला, जी, और जी। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। तो ज्यादा साल नहीं इनको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम है। शायद 2014 से, जिस टाइम 2014 से 14 मतलब से 10-12-15 जी, जी। साल से हुआ है। और उसके अनुसार इसका स्तर बड़ा जी। है। लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं यहाँ आ रहे हैं, और इसका पूरा जो रूपरेखा है दिन प्रतिदिन हर साल मतलब बदलती रहती है। अब देखिए किस प्रकार से कैनोपीज, पहले यहाँ टिन के शेड लगते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। फिर यहाँ पर इनके जो बड़े बड़े शेड्स बनते हैं, क्या बोलते हैं सर उनको, जो बड़े बड़े डोम्स, हाँ, डोम्स लग रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका स्वरूप बदल रहा है। तो सर अब आइए भाई जी, आइए इधर आइए। ये देखिए, एक मिनट सर आओ, क्योंकि इस बारे ये नहीं बात करेंगे ना। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? हैं? अनिल हनी 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 शर्मा जी हैं। हनी शर्मा जी बताइए, आप कराल से हैं? तो सर यहाँ सुना था कि एक रोपवे का प्रोजेक्ट लगने वाला है पिरडी से ऊपर खराल वैली में, जो आपका पिरडी जो आपके बिजली महादेव के कुछ नीचे तक। इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे सर? क्या लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? अच्छा, ये नहीं कहना चाहेंगे इस बारे नहीं करना। अच्छा इस बारे नहीं कहना चाहेंगे। तो आप भी मेरे नहीं कहना चाहेंगे इस बारे? कहना तो अपनी मतलब कि कोई निजी अगर राय है आपकी, तो व्यक्त करने में कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है हर आदमी को आज़ादी देता है। ये नहीं कि किसी पार्टी से जुड़े हैं। मतलब मैं तो एक सौरभ के एक व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं, अगर आप देखेंगे तो वक्त के साथ जो है विकास का होना जरूरी है। तो रोप वे भी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बुरी चीज है, और जगह भी लगे है। हाल ही में जो आपने देखा होगा कि हनोगी में बगलामुखी जी मंदिर के लिए, हनोगी नहीं सॉरी, बगलामुखी जी के लिए जो है रोप वे लगा। जब हमारे आपदा आई तो सारे रोड जो है बंद थे। तो बगलामुखी के मंदिर में और जितने आसपास के वहां पर 15-20 गांव थे, उनके लिए जो है उसी रोप वे में जो है राशन और सामान जो है भेजा गया। तो ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इसको कि हम गलत नजरों से ही देख रहे हैं। हाँ, कुछ चीजों में बदलाव होना चाहिए, जैसे कि जंगल जहाँ से खाली लाइनें हैं वहां से निकालो रोप वे। चलो जंगल तो नहीं काटने चाहिए, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। विकास होना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमें और चीजों पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। देखो, इन्होंने दोस्तों बड़ी अच्छी बात की जी कि विकास होना चाहिए, और इन्होंने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया जो बगलामुखी से रोप वे बना है। और जो टेम्पल है ये जो पंडों से इससे थोड़ा ऊपर है, कैंची के पास है। और जैसे बताया आपदा आ गई थी, रास्ते वगैरह हुए, तो सारा जितना भी सामान है उस रोप वे के माध्यम से गया। तो सर हमने भी सुना था कि एक ढालपुर से ऊपर पीच के लिए भी रोप वे का कोई प्रोजेक्ट बनने की जी, संभावना है? प्रोजेक्ट तो चला है जी। अच्छा, उसके बारे में बताएंगे आप? नहीं बता?
नहीं, वो तो फिर काइस धार ट्रैक जो है हमारा ऊपर जो है ना, हाँ। उसके लिए लग रहा उसके था। लिए। हाँ जी। और जो भुभू जोत मतलब टनल बननी है उसके बारे में कुछ है मालूम नहीं? वो अगर भूभू जो टनल निकली है वो तो फिर बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि अब जो है लग वैली वाले भी, जो हमारा भी एक पिछड़ा इलाका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि जो है सुविधाएं जो है सबको प्रदान होगी उसमें से। और कहीं ना कहीं हमारे को भी जो है, जैसे जोगिंदर नगर हो गया, हाँ। यहाँ जो है आने जाने में जो है आसानी होगी। तो दोस्तों देखिए, स्वरूप जी ने मेरे साथ बहुत ही अच्छी चर्चा की, पर चर्चा हुई जी। उनके साथ, और उन्होंने अपने कुछ जो संवेदनशील जो टॉपिक्स थे उस पर बड़ी खुल के बात की, बड़े अपने खुल के विचार दिए। और मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल जो है इनके निजी विचार हैं, एक नागरिक के तौर पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो इसको किसी प्रकार से दूसरी तरह नहीं लेना चाहिए हमारे को, कि हर आदमी को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है, संविधान इसकी आज़ादी देता है। और इन्होंने बात की जो अपने रोपवे की बात की, इन्होंने जो बिजली महादेव रोपवे है, और दूसरी जो यहाँ से कीज को रोपवे जानी है, भुभू जोत को रोपवे जानी है। तो ये अपने निजी विचार हैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने खुलकर बात की है। और हम सब लोगों को अपनी राय खुलकर देनी चाहिए। तो हर आदमी को अपना मत देने का, अपना बात करने का अधिकार है। मैं इनका अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इस बार करता हूँ कि जो दुर्गादास उसका नाम, जो जी, पंडित दुर्गादास इन्हीं के गांव के थे, और आज हमको दुर्गादास जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो गए उनके सौजन्य से। उनके गांव टिकरी गांव बताया आपने? जी। टिकरी गांव के हैं देखिए। लेकिन मेरा एक ये भी अनुरोध रहता ना, चलो कहानी तो सब पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ी होंगी, आपने भी किताबों से पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे गांव का नाम जो वही किताबों तक ही सिमटा हुआ है। नहीं, अब आपका 195 देशों तक जाएगा इस माध्यम से, क्योंकि सशक्त माध्यम जो देखिए, सोशल ऐसा होता मीडिया ना, है, इनमें जो है थोड़ी चीजें जो है देखनी चाहिए। हाँ। ठीक है। और मैं आपके गांव में आना पसंद करूंगा, जी, देखना जरूर, चाहूंगा मोस्ट वेलकम। कि कहाँ उनके कोठे थे, जो बता रहे आप जी। कैसे थे, जी। क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अवशेष होंगे जी, या कुछ अवशेष जगह, तो है अभी भी है ना? हाँ तो जी। आऊंगा मैं। उसमें हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव भी जो है आगे डेवलप करे। हाँ। हो सकता है तो अगर वहां पर दुर्गादत्त जी, अगर उनके नाम पे इतना बड़ा दशहरा हाँ। हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक छोटा सा जी, स्मारक वहां पर हाँ। बन सकती है। तो कुछ ऐसी चीजें वहां पर हम रख सकते हैं, जो वहां से लोग गुजरे, किताबें पढ़े, तो लोग भी सोचे कि ये असली जो दशहरे की शुरुआत है हाँ। तो यहाँ से शुरू हुई थी। दोस्तों देखो कितनी अच्छी बात की ना, बहुत ही जो विजन है जी। दूरदर्शन इन्होंने किया, कि जो टिकरी गांव है उसको भी हमने, ये जो हमारा पर्यटन जो एक वो है सर्किट है, जी। उस पर लाना है। क्योंकि वहां से जो बात शुरू हुई, उसका जो श्राप राजा को जगत सिंह को लगा, जो उसने आत्मदेह किया, तो इसको हमने जो टूरिस्ट मैप पर लाना है, लोग आए देखें और फिर दशहरे का महत्व समझे कि कैसे जी। शुरू हुआ। तो मैं इनका फिर तहे दिल से अपने तरफ से, अपने चैनल के लिए धन्यवाद करता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिमाचल, जय कुल्लू, जय बिजली महादेव, नमस्कार। ठीक है जी।